सोचा है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई उस्ताद ना होता, कोई सही राह दिखाने वाला ना होता, तो ज़िंदगी किस कदर दुश्वार होती। उस्ताद की हिदायत के बगैर, उनकी सलाह के बगैर एक बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना भी नामुमकिन के करीब है। इसी हफ्ते हम सब ने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, तो हेलो करियर में सबसे पहले हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हमारे करियर एक्सपर्ट डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब का। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हुए आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने तमाम नाजरीन को बेहतर करियर देने के लिए उनको गाइडलाइन दिखाने का रास्ता अख्तियार किया। और नाजरीन, अगर आपके पास अपने करियर से जुड़ा कोई सवाल है तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले टेलीफोन नंबर्स को मिलाकर हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स है 0120258811 और 012066934849 और तीसरा नंबर है 9205287347। आपके साथ हूँ मैं चंद्रानी मुखर्जी। सर, देश की सरहदों की हिफाजत करना ही अपने आप में एक बड़ा ही सुकून देने वाला काम है। बिल्कुल। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि फौज में जाने के लिए क्या रास्ते अख्तियार करने चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और ख़ास तौर से आज देखें तो, और हमेशा से हमारे यहाँ जो बच्चे बहुत एस्पायर करते हैं इस चीज़ को कि हम किसी तरह से सर्व करें नेशन को और आर्म फोर्सेस के साथ काम करें। तो इसके 2-3 स्टेप्स हैं। अगर हम स्कूल में अगर बच्चे हैं और आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि 12वीं क्लास में, तो एक हमारे पास रास्ता होता है, एक इम्तहान होता है जिसको NDA का इम्तहान कहा जाता है, एक नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए उसमें एडमिशन लेने के लिए। और उसी के अलावा एक नेवल एकेडमी का भी एग्ज़ाम उसके साथ ही होता है। वो तकरीबन दोनों एग्ज़ाम एक साथ ही होते हैं और उसका नोटिफिकेशन जनरली अगर देखा जाए तो उसमें जो बच्चे जाते हैं उसमें भी ऑप्शंस रहते हैं कि जिन बच्चों के पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है वो बच्चे एयरफोर्स और नेवी में अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन नेवी में। और जिन बच्चों के पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है वो आर्मी, इंडियन आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं 12वीं क्लास में ख़ास तौर से। तो 12वीं क्लास के लेवल पे ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको अगर 12th के बाद ज्वाइन करना है फोर्सेस को, तो उसके लिए आप जब 12वीं क्लास में आप होते हैं तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक शर्त होती है, ख़ास तौर से एज लिमिट एक रहती है जनरली, जिसमें आप 17 साल की उम्र से और 18 साल की उम्र के बीच में, यानी कि 2 साल का तकरीबन आपको वक्फा मिलता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सर, साल में कितनी बार होते हैं ये एग्ज़ाम्स, जैसे कि, और टोटल कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और कितनी बार अटेम्प्ट किया जा सकता है इन एग्ज़ाम्स को? देखिए, जैसे कि आप देखिए 2 बार ये एग्ज़ाम होते हैं साल में जी। और इसका नोटिफिकेशन जनवरी में आता है और फिर दूसरा नोटिफिकेशन अगस्त में आता है जी। और लास्ट डेट जनरली, जैसे इस बार अभी लास्ट डेट फरवरी में थी पहले एग्ज़ाम की और दूसरे एग्ज़ाम की सितंबर में थी जी। और सितंबर और एग्ज़ाम अगर देखें हम एग्ज़ाम की डेट्स को, तो पहला एग्ज़ाम अप्रैल में होता है और दूसरा एग्ज़ाम नवंबर में होता है। तो 2 बार एग्ज़ाम होता है और जनवरी में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपके पास एक एज लिमिट का एक क्राइटेरिया रहता है जनरली। वो आप जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपके पास 18 साल की उम्र तक, 17.5 साल से 18 साल के बीच तक आप उसको दे सकते हैं उस एग्ज़ाम को। और जब तक आपकी एज है जब आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आपने अगर 12वीं में आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए भी आप इस इम्तहान को दे सकते हैं और बाद में आप SSB अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी आपको 12वीं में जब आप अपीयर हो रहे हैं जब भी आप दे सकते हैं और 12वीं करने के बाद भी दे सकते हैं। जी सर, ये तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड है जबकि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाइट और एज की लिमिट के अलावा और कौन से क्राइटेरिया हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट को? देखिए, पहले तो आपके पास जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और एग्ज़ाम ज़ाहिर है इतने बड़ी तादाद में बच्चे इसमें अपीयर हो रहे होते हैं तो एक अच्छा कंपटीशन लेवल होता है। पास करना बहुत आसान, यानी कि क्वालिफाई करना काफ़ी टफ एक कह सकते हैं टास्क होता है, तो खूब मेहनत करनी होती है। उसके बाद जो बात आपने कही कि जो चीज़ें आपके लिए सबसे अहम हैं वो हैं कि आपके पास 12वीं क्लास में, अगर जो बच्चे हमारे मिसाल के तौर पर 9वीं क्लास में हैं अभी या 10वीं क्लास में हैं और फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना चाहिए। वो लेने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप अभी 12th के बाद डायरेक्टली
एनडीए में या नेवल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी और सर। वो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एक आपका फिर एसएसबी जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है जी वो भी बेसिकली आपको। जी, एसएसबी के बारे में हम आपसे और जानना चाहेंगे सर, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनसे सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, जी अपना सवाल पूछे। मैं मेरा नाम आमिर है। जी मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। आमिर जी, आप जहाँ भी हैं वहाँ से नेटवर्क सही प्रॉपर नहीं मिल रहा है आपको, आप सही जगह पे खड़े हो जाएं जिससे हम आपके सवाल को ठीक से हाँ, सुन आपकी सकें। आवाज़ साफ नहीं आ रही जी। तो हम सुन नहीं पाए क्या। दोबारा अभी आ रही है वो आवाज? जी जी बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है आंसर से कि मैं अभी 12th का स्टूडेंट हूँ और मुझे जेईई का ये प्रिपेयर करना है, तो मुझे कुछ स्ट्रेटेजी इस तरह से करनी चाहिए कि मैं फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सकूँ। बता सकते हैं कि मैं ट्राई करूँ ताकि आसान हो जाए मेरे लिए क्रैक करना। किस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? जेईई इंजीनियरिंग। जी अच्छा जी। ठीक है ठीक ठीक है, बताते हैं जी ठीक है। देखिए आमिर साहब का सवाल जेईई से जुड़ा है और हम अभी बात भी कर रहे थे कि जो बच्चे 10th क्लास में हैं और वो चाहते हैं कि हम वो आर्म्ड फोर्सेस में डिफेंस सर्विसेज में जाएं, और तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए दूसरा ऑप्शन, किसी वजह से अगर वो बच्चे एनडीए में इस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते या एसएसबी में नहीं क्वालिफाई कर पाते, मतलब ये क्वालिफाई करने के बाद उनकी एज लिमिट ज़्यादा हो जाती है, तो उनके पास और ऑप्शंस भी बचते हैं। जी एक ऑप्शन उसमें इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप आर्म फोर्सेज में जाने का आपके पास ऑप्शन होता है। उसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास होता है कि आप दूसरा ग्रेजुएशन के बाद भी एक एंट्री रहती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और ख़ास तौर से जो आपकी इंडियन नेवल एकेडमी है उसमें जाने के लिए एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी भी होती है। सबके एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी जा सकते हैं। जी सर, आमिर ने पूछा था कि वो एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं। उनका जवाब देने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जी। जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जनाब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए और फोन पे हमसे सवाल पूछें। मुझे लगता है कि ये हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। सर, ये बोल रहे थे, आमिर साहब ने बोला था कि एक ही बार में क्लियर करना हाँ, चाहते हम हैं। उसको थोड़ा बाद में लेंगे क्योंकि जो चीज़ें बता रहे हैं तो उनके सवाल का आमिर को थोड़ा इंतजार करना होगा। हम उसका सवाल का जवाब ज़रूर देंगे बिल्कुल। क्योंकि जी सर, आप बोल रहे थे एनडीए एग्जाम करने के बाद, क्लियर करने के बाद जो एसएसबी का इंटरव्यू आता है, लिखना तो सर आसान होता है कि लिख के दे दे, लेकिन इंटरव्यू में जब इतने सारे लोग बैठे होते हैं सामने तो सच में हालत कुछ खराब हो जाती है। तो ऐसे में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस का लेवल होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा, कह सकते हैं कि ऑनेस्ट कन्फेशन भी है। मैं एसएसबी का फेल्योर बैठा हूँ आपके सामने तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर वो क्वालिफाई नहीं किया तो आपके पास और बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। एसएसबी बहुत ही ज़्यादा बेसिकली है कि बहुत ही स्ट्रेटजी से रिलेटेड और साइकोलॉजी से रिलेटेड एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें वहाँ बहुत ही बड़ा बोर्ड होता है और वो बोर्ड आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन राइट फिट है। सर, माजरत चाहेंगे, बहुत ज़रूरी अहम बात बता रहे थे कि इंटरव्यू देने से जो डरते हैं उनमें एक हम भी शामिल हैं। और अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो जनाब, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें और हमसे डायरेक्ट फोन पर बात करें। हेलो, और शायद सर ये भी हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। जी हेलो हेलो, मुझे लग रहा है राब्ता नहीं हो पा रहा, राब्ता कायम नहीं हो पा रहा है हमसे। तो सर हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू की बात बता रहा था कि देखिए इसमें बहुत ही अहम जो चीज़ है वो ये है कि आप कितना आप पैशनेट हैं डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए। बिल्कुल सर। देखिए, आपने एक टेस्ट क्वालिफाई किया तो उसके बाद जो एसएसबी में जो सिलेक्शन का एक तैयारी की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है एक आपकी फ़िटनेस होना चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए कि जो शख्स ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं करना अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ़ और सिर्फ
डिफेंस सर्विसेज या आर्म फोर्सेस के साथ काम करना है, ये अगर आप सोच लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन ज़ाहिर है उसमें और भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाती हैं, वहाँ आपकी स्ट्रेटेजी भी देखी जाती है, आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं ये भी देखा जाता है, कितना आप वाकई में पैशनेट हैं करने के लिए, ख़ासतौर से सर्व करने के लिए नेशन को, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में शायद रहते हैं कि भाई हम कुछ अलग तरह की तैयारी करेंगे और हम वहाँ जाके बोलेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो बोर्ड का डिज़ाइन है, जो एसएसबी जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें तो काफ़ी कह सकते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, बड़ी ग्रुप एक्सरसाइजेज होती हैं, फिटनेस टेस्ट, बहुत सारे तरह के टेस्ट रहते हैं। उन टेस्ट के बेसिस पे फिर फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। और बहुत बार आपसे जब डिस्कशन होता है और सवालात पूछे जाते हैं वो बहुत जेनरिक होते हैं, आपका व्यू लिया जाता है, उसमें आपकी जो ओरिएंटेशन है, आपका किस तरह की आपकी सोच है, वो भी बहुत मैटर करती है। तो जब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं सर्विस के तरफ जाने के लिए, अगर वो पैशन आपके अंदर है, वो आपके अंदर एक जज्बा है, वो जज्बा ही आपको मुझे लगता है कि बहुत मैटर करता है आपके सिलेक्शन में। जी सर, जब नजरों के सामने गोल क्लियर हो तो चीजें अपने आप आसान हो जाती है। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं सर। हेलो हेलो जी, आप अपने अस्सलाम सवाल। वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम, सवाल आप अपने पूछिए। सवाल पूछे। जी, मैं अभी एलएलबी कर रही हूँ, जी ठीक है, तो आगे मैं ना आईएएस करना चाहती हूँ। वेरी गुड। तो उसके लिए मुझे कोई गाइडेंस या कोई बेस्ट कोचिंग सेंटर या फिर कुछ और? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो हम बता रहे थे कि एसएसबी के ख़ास तौर से जो इंटरव्यूज़ के बारे में हमने आपको बताया, तो आपका पैशन और आपकी जो डेडिकेशन है, आपका जो जज्बा है, वो आपको इंटरव्यू आपका पास कराएगा। और आमिर ने जो सवाल हमसे पूछा था ख़ास तौर से जेईई को लेके, तो हम ये बता रहे थे कि जो लोग पीसीएम के साथ हैं और एनडीए उन्होंने किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते और आपने अटेम्प्ट किया, या हो सकता है आप 12वीं कर चुके हों और आपकी एज लिमिट या आपकी एज निकल चुकी हो और आप फिर भी करना चाहते किसी वजह से मिस करके, तो आपके पास दूसरा रास्ता होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, सीडीएस जिसको एग्ज़ाम कहते हैं। तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी इस इम्तहान को दे सकते हैं। और इसके अलावा जो उसमें भी जो क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास पीसीएम होना ज़रूरी है 12वीं के लेवल पे। ज़रूरी नहीं है आपने ग्रेजुएशन में साइंस किया है या कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया है, इंजीनियरिंग की है, तब आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे आमिर ने पूछा कि जेईई की हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए, तो जेईई की तैयारी के लिए देखिए सबसे अहम यह है कि आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको बहुत कॉम्पिटिटिव बना देती है ख़ास तौर से, और आप आगे भी कहते हैं कि क्वालिफाई कर सकते हैं इस ख़ास तौर से जेईई मेंस एग्ज़ाम पहले आप देते हैं, उसके बाद जेईई एडवांस होता है। तो जेईई मेंस को क्वालिफाई करने के लिए एक अगर आप तरीक़ेकार अपनाएं कि जो सवालात होते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उन सवालों को 2 या 3 तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हर जितने सवाल होते हैं, ख़ास तौर से अगर मैथ्स की बात करें हम या फिज़िक्स की बात करें, क्योंकि केमिस्ट्री में तो आपके डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, जो भी सवाल के जवाब होते हैं वो सीधे होते हैं, लेकिन जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री होती है उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरीके से उस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो वो आप प्रैक्टिस अगर 2 या 3 तरीके से करना शुरू कर देंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी, और जब सवाल आपके सामने आएगा तो आपको बहुत आसान होगा उसका आंसर को जानना। बहुत बार इस तरह से भी हम आंसर को देखते हैं कि कौन से सवाल, कौन से ऑप्शंस, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कौन से ऐसे वो हैं चॉइसेस जो हो नहीं सकती। तो बहुत बार आपका इससे भी आंसर निकलता है और बहुत बार आपका आंसर निकल आता है तब आप करते हैं, तो उससे वक्त बच जाता है। इस तरह की तैयारी आप करें। और वक्त इसमें देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत आपको बहुत करनी होगी, आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, और आपका मुझे लगता है पहली बार में इंशाल्लाह जेईई आप क्वालिफाई कर लेंगे। सर, इनका जवाब आप एलएलबी इन्होंने मोहतरमा ने किया हुआ था, वो आईएएस करना चाहती थी। इनका जवाब देने से पहले हमारे साथ एक और कॉलर है जिनसे हम सवाल सुन लेते हैं। हेलो 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 जनाब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमें लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। जी, टेलीफोन लाइन पे तो जी, आप तो एलएलबी का जो सवाल बच्ची ने पूछा, सर माजरत चाहेंगे, कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। हेलो
हेलो हेलो जी, आप अपने सवाल पूछिए जनाब। हेलो जी जी, हम हम आपको आपको सुन पा रहे हैं। आप सवाल पूछें। जी, कॉमर्स के बाद यूपीएससी का एग्जाम देना है, जी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बताते हैं आपको। देखिए, इत्तेफाक से दूसरा सवाल भी यूपीएससी से रिलेटेड आ जी। गया। और देखिए, पहले तो हम ये बताएं कि बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं या बच्चियां हैं जिनको ज़ाहिर है आईएएस या आईपीएस का बहुत बार आपको डिटेल्ड एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और ख़ास तौर से जैसे इस बच्ची ने भी कहा कि एलएलबी कर रहे हैं और यूपीएससी करना चाहते हैं, और या आईएएस का एग्ज़ाम या जो भी तैयारी करना चाहते हैं। इसी तरह से दूसरे बच्चे ने कहा मैं कॉमर्स कर रहा हूँ। देखिए, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए जो भी हमारी हिंदुस्तान की जो टॉप सर्विसेज हैं, जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों, फॉरेन सर्विसेज हों, फॉरेस्ट सर्विसेज हों, रेवेन्यू सर्विसेज हों, बाकी हमारी इंडियन रेलवे सर्विसेज भी इसमें आती हैं। ये जितनी भी सर्विसेज हैं हमारे पास, ये सर्विसेज बेसिकली इसके एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, और यूपीएससी का एक ही एग्ज़ाम होता है इसके लिए। और मेरिट बेस्ड आपको फिर सर्विसेज में जिस तरह से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज होती हैं उसके बेसिस पे आपको उसकी वो वैकेंसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एग्ज़ाम 3 तरह से बेसिकली 3 फेजेज़ में होता है। पहला प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम एक होता है, और दूसरा उसका मेंस का एग्ज़ाम होता है जो सब्जेक्टिव होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और तकरीबन आप देखें तो इसमें पूरा आपको 6 से 7 महीने लगते हैं पूरे प्रोसेस को होने में। तो आपके पास अगर आपका किसी भी एक स्टेप पे किसी वजह से खुदा न खास्ते आप मिस करते हैं तो आपको फिर रिपीट करना होता है पूरा प्रोसेस। तो ये एक समझने की ज़रूरत है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आप किसी भी सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आपको ये यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको मेंस में जाना होता है, जहाँ पर आपका सब्जेक्ट आपको एक चुनना होता है और सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देते हैं। खैर, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी आपको गूगल से भी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी तरीक़ाकार है वो, जैसे बच्ची ने भी पूछा कि मुझे कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, कोचिंग तो हम यहाँ शायद आपको ये सजेस्ट ना कर पाएँ, लेकिन बहुत सारी हमारी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज़ हैं जो हिंदुस्तान में सरकार की हैं, फ्री वहाँ सर्विसेज होती हैं। जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, जिसका एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हर साल तकरीबन हम अच्छे खासे नंबर्स कहते हैं कि एक क्वालिफाई करते हैं। जैसे प्रीलिम्स में तकरीबन 80 से 85 लोग क्वालिफाई करते हैं। इस बार 100+ लोगों ने क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स। तो आपको उसका एग्ज़ाम देना होता है, वो भी उसका पहले एग्ज़ाम होता है उसमें एडमिशन लेने के लिए। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है जहाँ आप आकर रहेंगे, आपको रहने की सहूलत होती है, आपको सारा गाइडेंस मिलता है, आपको आपके टेस्ट सीरीज़ होती हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हैं पहले से, या वहाँ आके तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपकी जो पीयर लर्निंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो आपको कंपटीशन में आगे ले जाने में बहुत हेल्प भी करती है। और बहुत बार आप डिमोटिवेट भी नहीं होते हैं जब आपके साथी भी तैयारी कर रहे होते हैं। पता चलता है कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, पता चलता है कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है। वो चीज़ें आपको बड़ी मोटिवेट करती हैं। ख़ासतौर से आप समझते हैं, आपको ये नहीं लगता कि हाँ, मैं अगर एक बार किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मैं अगली बार कैसे करूँगा, फिर उसके बाद कैसे करूँगा, आप हिम्मत हार जाते हैं। तो सबसे अहम यह है कि आप किसी ऐसी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी को ज्वाइन करें। जैसे इस बच्ची ने कहा मैं JNK में हूँ, तो अगर आप रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में आती हैं तो आपको जैसे हमारे यहाँ गर्ल्स की सीट्स भी नंबर ऑफ़ सीट्स फिक्स हैं, रिज़र्व हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी और एक्स्ट्रा मिलती है जामिया मिल्लिया में आने के लिए। इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है। तो आप इस तरह की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज़ को अगर ऑप्ट करें तो ज़्यादा आपको बिल्कुल सर, और बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपने जब आप पीयर स्टडी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है हमारे लिए। और हमारे साथ बहुत सारे कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनको जान लेते हैं कि क्या सवाल है उनके। हेलो, दिस इज सैफ फ्रॉम सीकर गर्ल्स स्कूल ऑफ क्लास 12। जी पूछिए। जी सर, आई वांट टू डू PhD। मैं एक बहुत ही बेस्ट फिलोसोफर बनना चाहती हूँ और मैं PhD करना चाहती हूँ आफ्टर 12th, मतलब अपनी कैरियर में PhD करना चाहती हूँ मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से। इंग्लिश उसके लिए मुझे क्या क्या, जी मैं PhD इंग्लिश में करना चाहती हूँ और मैं एक बेस्ट फिलोसोफर बनना चाहती हूँ, प्रोफेसर की लेक्चरर बनना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा लाइफ में आफ्टर 12th? अभी मैं 12th में हूँ, आफ्टर 12th मुझे क्या करना होगा, मुझे किस वे में स्टडी करनी होगी, किस तरह से प्रिपरेशन करनी होगी, प्लीज आप मुझे सजेस्ट कीजिए। बिल्कुल, आपको आप इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगी। एक बहुत अच्छी आपको इतना क्लैरिटी है आपके विजन में कि आपको
आप पीएचडी करना चाहती हैं, एक अच्छी इंग्लिश की एक अच्छी फिलोसफर आपने अल्फाज इस्तेमाल किया, लेकिन एक इंग्लिश में अच्छा एक आप मुझे लगता है मकाम हासिल करनी चाहती बिल्कुल हैं, सर, आप ऑथर और बनना चाहती हैं। बिल्कुल आप इनके सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल भी हम पहले ही ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मारिया बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिए। जी, मैंने बीकॉम किया है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एमबीए के लिए जाऊँ, तो सीमेट के लिए मुझे आप सर कुछ टिप्स दीजिए, प्लस मुझे आप दीजिए टिप्स कि मैं कैसे ऑब्टेन अच्छे मार्क्स करूँ। ठीक, और हमारे पास कोई और कॉलर है? नहीं सर, अब आप जरूर अच्छा, बताएं। ठीक है। तो देखिए, दो बच्चियों ने बहुत अच्छे सवाल, मेरे ख्याल से मैं इसलिए अच्छा सवाल का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस लेवल पे जब आप 12वीं क्लास में होते हैं और आपके पास इतनी क्लैरिटी होती है कि आपको क्या लाइफ में करना है, ये बहुत अहम है। जो बच्चे भी इस तरह की अगर क्लैरिटी अपने पास रखते हैं तो शायद मुझे लगता है कि उन्हें कामयाब होने से शायद कोई नहीं रोक सकता, और अल्लाह की मदद भी उनके पास बिल्कुल सर। ज़रूर आएगी। क्योंकि जो बच्ची ने 12वीं के बाद, देखो बेटा, आपको सबसे पहले तो आपको बीए इंग्लिश, उस मतलब बीए अपना इंग्लिश ऑनर्स अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश ज़रूर आप कैरी करें अपने ग्रेजुएशन में। उसके बाद मास्टर्स करें, एमए इंग्लिश करें। अगर आप एमफिल कर सकते हैं तो एमफिल करें, वरना आप नेट क्वालिफाई करने के बाद कहीं ना कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पीएचडी अपनी कंटिन्यू करें। ये एक बहुत अच्छी, और अगर आप नेट जेआरएफ कर लेते हैं तो एक अच्छा आपको फेलोशिप भी मिल जाती है। उसमें आपका बेनिफिट ये रहता है कि आप जब पीएचडी कर रहे होते हैं तो एक अच्छा अमाउंट आपको पर मंथ मिलता है, जिसमें आप अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। और क्योंकि ये लंबा सफ़र होता है पीएचडी तक का, क्योंकि आप पहले बीए करते हैं, फिर एमए करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, तो इस सफ़र के हिसाब से आपका जहन भी तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सर, और इन्होंने ये भी कहा था कि एक बहुत बड़ी फिलोसफर बनना चाहते हैं। नहीं, वो इन्होंने कहा बेसिकली, मुझे लगा ये ऑथर बनना चाहती हैं और इंग्लिश में अपने आप को, इंग्लिश लिटरेचर में अपने आप को ज़्यादा एक्सपर्टीज़ अपनी डेवलप करना चाहती हैं। क्योंकि फ़िलासफ़ी में अगर हम जाते हैं तो उसके लिए अलग पूरा मास्टर्स होता है फ़िलासफ़ी में, उसके अलग। तो आप एमफिल अपना करते हैं, आप एमफिल कर सकती हैं, एमफिल को कंटिन्यू करके पीएचडी कंप्लीट कर सकती हैं। पीएचडी अपने आप में एक आपकी डॉक्टरेट हो जाती है, और वो आपको उस लाइन पे ले जाएगी जो आप सोच रही हैं। आपके अल्फाज ज़रूर फ़िलासफ़ी कहने के हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि आप बेसिकली क्या करना चाहती हैं, क्योंकि इंग्लिश में आप बहुत आगे जाना चाहती हैं, और हमें लगता है कि आपको एक अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए बहुत ख़ास तौर से इससे मदद मिलेगी। तो सबसे अहम यही है कि आप फोकस रखिए। अभी आपका फोकस सबसे पहला ये होना चाहिए कि आप 12वीं क्लास में अच्छी तरह से अपने मार्क्स लाएं, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन में अच्छे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, वो लीड करेगा फिर आपकी फर्दर एजुकेशन को। इसके अलावा जो एमबीए का हमारा सवाल था कि बीकॉम के बाद बहुत ही एक राइट फिटमेंट कहते हैं कि बनता है, आप अगर बीकॉम करने के बाद एमबीए करते हैं, हम एक आपको मशवरा देंगे कि आपको एमबीए फिनेंस में करना चाहिए, तो आप और अच्छा आपको, क्योंकि आप बीकॉम ऑलरेडी कर चुकी हैं, फिनेंस से आप एमबीए करती हैं, तो आपको एक बहुत ही मुझे लगता है एक अच्छा करियर मिलेगा। और किस तरह से आपने पूछा, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, तो आप 3-4 एग्ज़ाम हैं, जैसे मैट का एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा आपका कैट का एग्ज़ाम है। तो जिस तरह के आपको इंस्टीट्यूट्स में जाना है, किसी जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको आपको कैट और मैट के बेसिस पे नहीं एडमिशन होता। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहती हैं तो आपको, लेकिन पैटर्न तकरीबन सब जगह सेम होता है। और उसके बाद जो अहम चीज़ है वो होती है जब आप ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू आपका एक होता है, उसके अंदर वो भी बहुत अहम होता है आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए। उसकी भी आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद हमें फिर जब टेस्ट और इंटरव्यू होता है तो हमें परेशानी होती है। सर, सवाल और भी हैं और कॉलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन नहीं है हमारे पास वक्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही आज। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।